हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आप लोग को ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट या फिर कहें मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज पढ़ा रही थी। दोनों का सिलेबस सेम ही है। जो लास्ट वीडियो हमने पढ़ी थी उसमें हमने पढ़ा था चैप्टर 9, जिसमें हमने पढ़ा था वेजेस एंड इट्स डायमेंशन, यानी कि वेजेस क्या होती है और कितने तरह की होती है, उसके प्रकार क्या होते हैं। आज की वीडियो में उसी के आगे हम पढ़ेंगे। उसकी जो पार्ट 1 था वो लास्ट वीडियो में था, अब ये आपका पार्ट 2 रहेगा। इसमें हम पढ़ेंगे कि जो मुद्रा होती है वास्तविक मजदूरी, और जो मुद्रा रूप मजदूरी होती है वो क्या होती है, और जो उसके सिद्धांत हैं वो क्या होते हैं। तो ये आज की वीडियो का आपका टॉपिक है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करना है, और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट जो आप लोग को पढ़ना है, जो आपने अभी तक ये तो समझ लिया कि मजदूरी वेजेस होती क्या है और कितने तरह की होती है। एक समयानुसार हो जाती है, दूसरी कालानुसार हो जाती है। तो यहाँ पर अब आगे आ जाता है कि मुद्रा रूप मजदूरी और वास्तविक मजदूरी क्या होती है। ये हम जो पे करते हैं मुद्रा में, मनी में दिया जा रहा है, और वास्तविक एक्चुअल में जो उनको रिसीव हो रही है, रियल वेजेस है, वो क्या होगी। तो जब मुद्रा रूप मजदूरी की बात होती है तो यहाँ पर वो सारी मजदूरी या वो सारा पारिश्रमिक उसमें आ जाता है जो नगद में दिया जाएगा उसे। या जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लें कि अगर उसने जो भी कार्य किया है तो हमने उसके कार्य के बदले में उसे समय अनुसार का अनुसार जिस भी बेसिस पे किया है 5,000 रुपये प्रतिमाह से हम मजदूरी दे रहे हैं। तो वो उसकी जो मुद्रा जो 5,000 रुपये है वो क्या कहलाएगी, मनी वेजेस कहलाएगी, मुद्रा रूप मजदूरी कहलाएगी। या कुछ भी इसी तरह से हो सकती है, 4,000 5,000 जो भी आपस का डिसाइडेड होता है वो। तो यहाँ पे ये रहता है कि मूल्य में जो उतार चढ़ाव होते हैं, जो कि आज की मुद्रा मनी की जो करेंसी की बात करें तो उसमें चेंजेस भी होते रहते हैं। तो वहाँ पर ये रहेगा जो मार्केट में वस्तुएं मिल रही हैं और जो उसको पे किया जा रहा है, उसको पे तो 5,000 ही किया जा रहा है, लेकिन क्या है, महंगाई क्योंकि ऊपर नीचे होती रहती है। तो वहाँ पर मार्केट की जो वस्तुएं हैं, सेवाएं हैं, उनका मूल्य बदलता रहता है, लेकिन उसको जो वेजेस मिल रही वो तो उतनी ही मिल रही। इसी तरह इसके ठीक अपोजिट सिचुएशन भी हो सकती है कि जो वस्तुएं हैं वो सस्ती हो जाएं और उसको मजदूरी उतनी ही मिल रही है। तो वहाँ पर ये रहेगा कि उसको ज़्यादा वस्तुएं खरीद पाएगा। तो ये क्या हो जाएगी, सेलिगमैन ने इसे कहा था कि नगद मजदूरी मुद्रा के रूप में भुगतान की गई असल मजदूरी है। मनी वेजेस आर एक्चुअल वेजेस पेड इन मनी। अब आ जाते हैं इसका जो सेकंड चीज़ है कि रियल वेजेस क्या होती है, वास्तविक मजदूरी क्या होती है। तो वास्तविक मजदूरी जो मुद्रा की क्रय शक्ति होती है, जो मनी होती है, उसकी परचेजिंग पावर जो होती है वो कहलाती है वास्तविक मजदूरी। यानी कि जो भी मजदूरी उससे दी जा रही है उससे वो मजदूर, उससे वो श्रमिक कितनी वस्तुओं को परचेज कर पा रहा है, कितनी सेवाओं को वो खरीद पा रहा है, वही कहलाती है उसकी वास्तविक मजदूरी। यानी कि जो वास्तविक मजदूरी है उसका अर्थ कहने का ये है कि वो कितना ज़्यादा सुविधाओं को खरीद पा रहा है, कितनी ज़्यादा वो सुविधाओं को, सेवाओं को, वस्तुओं को परचेज कर पा रहा है, उसको कितना उससे फ़ायदा मिल रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, वो किस तरह का जीवन व्यतीत कर रहा है। ये सारी चीज़ें आ जाती हैं आपकी वास्तविक मजदूरी में। अब इसमें ये देख लेते हैं कि जो वास्तविक मजदूरी होगी उसको निर्धारित करने वाले तत्व कौन से होते हैं। फैक्टर्स डिटरमाइनिंग रियल वेजेस। क्योंकि हम मुद्रा रूपी मजदूरी तो सिंपल सी बात है कि जितना उसको जो हमने नगद राशि दे दी वो हो गई उसकी मुद्रा रूपी मजदूरी। लेकिन जो वास्तविक मजदूरी है कि कितनी वस्तु परचेस कर पाएगा, कितनी नहीं कर पाएगा, क्या सेवाएं वो खरीद पा रहा है, वो एक्चुअल वही हो जाएगी उसकी वास्तविक मजदूरी। तो उसके लिए कुछ चीज़ें भी आती हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसके बेसिस पे ये चीज़ें डिटरमाइन की जाती हैं। तो पहला हो जाएगा मुद्रा की क्रय शक्ति, परचेसिंग पावर ऑफ मनी। क्योंकि आपको पता ही होगा, क्योंकि जो मुद्रास्फीति है या मुद्रा अपस्फीति होती है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन जिसे कहा जाता है, वो किस पर डिपेंड करती है, मुद्रा की क्रय शक्ति पर, यानी कि मनी की परचेजिंग पावर पर। अगर मुद्रा की क्रय शक्ति घट जा रही है तो महंगाई क्या होती है, बढ़ जाएगी। हमें ज़्यादा पैसा चाहिए होता है कम वस्तुओं को खरीदने के लिए, और अगर मुद्रा की परचेजिंग पावर जो है वो बढ़ जाती है तो वहाँ पर हमें कम मुद्रा से भी, कम मनी से भी हम ज़्यादा वस्तुओं को खरीद सकते हैं। जब मुद्रा की परचेजिंग पावर कम होती है तो वो हो जाती है इन्फ्लेशन की स्थिति, मुद्रा स्फीति की स्थिति। और जब मुद्रा की परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, मुद्रा की क्रय शक्ति बढ़ जाती है, तो वो हो जाती है मुद्रा संकुचन या फिर मुद्रा अपस्फीति, डिफ्लेशन की स्थिति। तो यहाँ पर मुद्रा की क्रय शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है वास्तविक मजदूरी को निर्धारित करने में। दूसरा हो जाएगा अतिरिक्त सुविधाएं एवं प्रासंगिक लाभ, एडिशनल फैसिलिटीज एंड इंसिडेंटल गेन्स। क्योंकि जो नगद मजदूरी है वहाँ पर तो सिर्फ मुद्रा की मजदूरी दे दी गई, लेकिन जो वास्तविक मजदूरी होती है तो साथ साथ ये भी चीज़ें काउंट की जाती हैं कि उसे नगद के अतिरिक्त क्या क्या चीज़ें दी जा रही हैं। जैसे कि बहुत से ऐसे संस्थाएं हैं जहाँ पर जो श्रमिक होते हैं उनको रहने की सुविधा मिलती है, मेडिकल की जो हेल्प मिलती है, जो बच्चे होते हैं उनको एजुकेशनल हेल्प मिलती है, बोनस मिलता है, ये सारी चीज़ें भी दी जाती हैं। फिर आ जाएगा अतिरिक्त आय, एडिशनल अर्निंग।
इसमें यहाँ पे ये डिपेंड करता है कि जो श्रमिक होगा वो उस नौकरी के अतिरिक्त साथ साथ और क्या भी कर सकता है, जैसे कि वो ट्यूशन पढ़ा सकता है या फिर जो है साथ में कहीं और टाइपिस्ट की या किसी तरह की और जॉब कर सकता है। तो वो डिपेंड करेगा कि उसे और अतिरिक्त आय किस तरह से हो रही है, उसको भी उसकी वार्षिक मजदूरी में शामिल किया जाता है। फिर आएगा परिवार के सदस्यों को काम मिलने की सुविधा, फैसिलिटी फॉर द एम्प्लॉयमेंट ऑफ मेंबर्स ऑफ द फैमिली, कि जो भी साथ में उसके फैमिली मेम्बर्स हैं उनको क्या कार्य मिल रहा है, साथ में वो भी काम हो सकता है कर पा रहे हों। जो उनकी घर की जो लेडीज़ होती हैं या जो बच्चे हैं वो भी अगर उनकी हेल्प कर रहे हैं तो उनको भी जो मजदूरी मिल रही है, जो पास में मिल रहा है, उसको भी उसमें शामिल किया जाएगा। फिर आएगा भविष्य में उन्नति की आशा, प्रॉस्पेक्टस ऑफ प्रमोशन इन फ्यूचर, कि जो भी श्रमिक है उसको फ्यूचर में आगे बढ़ सकता है या वहीं पर रहेगा, उसकी जो स्किल्स हैं वो डेवलप हो जाएंगी जिससे कि उसको प्रमोशन मिल सकेगा। फिर आ जाएगा काम के घंटे में छुट्टियाँ, आवर्स ऑफ वर्क एंड हॉलीडेज़, कि कुछ पेशे ऐसे होते हैं जहाँ पर वो जो काम कर रहा होता है वहाँ पर घंटे भी कम होते हैं और उसको छुट्टियाँ भी ज़्यादा मिलती हैं, तो वहाँ पर उसको आराम करने का भी समय मिल जाता है। तो डिपेंड करता है कि किस तरह का कार्य वो कर रहा है। फिर आ जाएगा काम की नियमितता, रेगुलरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे ये रहेगा कि कुछ रोज़गार या कुछ व्यवसाय ऐसे होते हैं जहाँ पर वर्ष भर कार्य रहता है, लेकिन कभी कभी कुछ व्यवसाय ऐसे होते हैं कि जो है उसमें कार्य, जैसे कि चीनी मिल जो वगैरह जो होती हैं, शुगर मिल जो होती हैं, तो जब भी सीज़न रहता है तो उस टाइम पर तो वो उनमें काम बहुत रहता है। तो जो यहाँ पर मैं बात सिर्फ जो है श्रमिकों की कर रही हूँ, तो श्रमिक वर्ग रहता है उनको कार्य ज़्यादा मिलता है क्योंकि वो ज़्यादातर डेली वेजेस पे या इस तरह से ही रहते हैं। तो वहाँ पर उनको काम ज़्यादा मिल पाता है, लेकिन जब जो है सीज़न नहीं होता तो वहाँ पर कार्य कम हो जाता है, तो वो बाकी के दिन जो होते हैं उनके बेकार हो जाते हैं, तो वहाँ पर उस टाइम उनकी मजदूरी भी कम हो जाएगी। कार्य की प्रकृति, नेचर ऑफ वर्क, कुछ इस तरह के कार्य होते हैं जो काफ़ी डेंजरस उसके होते हैं, तो वहाँ पर वो जो वास्तविक मजदूरी दी जा रही है उनको वो कम ही रहेगी। जैसे कि जो है कोयला की खान है, इसमें लोग काम करते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि पूरी पूरी कोयला की खान जो होगी वहाँ पर रास्ता पूरा ब्लॉक हो जाता है या किसी भी तरह का एक्सीडेंट हो गया, तो वो कार्य जो होते हैं काफ़ी डेंजरस प्रकृति के होते हैं नेचर में। तो वहाँ पर जो है उनको जो भी मजदूरी दी जा रही है, वास्तविक मजदूरी उतनी मिलनी चाहिए जो कि उनकी लाइफ के रिस्क पर हो रही है। फिर आ जाएगा काम करने की दशाएं, वर्किंग कंडीशन, कि जहाँ पर वो काम कर रहे हैं उनको वहाँ पर की दशाएं कैसे मिल रही हैं। हो सकता है वहाँ पर अच्छे से जो है क्रॉस वेंटिलेशन की सुविधा है, लाइट की अच्छी सुविधा है, पंखे हैं लगे हुए हैं, इन सारी चीज़ों की अच्छी सुविधा मिल रही है। फिर आ जाएगा व्यापारिक व्यय, ट्रेड एक्सपेंसेस। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो आपकी मनी मुद्रा वाली मजदूरी थी, मनी वेजेस थी, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये देखा जा रहा था कि नगद में, कैश में कितना पेमेंट मिल रहा है, और जो वास्तविक रियल वेजेस हैं वहाँ पर कैश पेमेंट के साथ साथ उसे और जो सारी सुविधाएं मिल रही हैं उसको भी इंक्लूड कर लिया जाता है। तो अब आपकी समझ में आ गया होगा कि क्या डिफरेंस हो जाएगा जो मनी वेजेस हैं और जो रियल वेजेस हैं उसके बीच में। तो अब हम देख लेते हैं कि जो मजदूरी निर्धारण के तरीके होते हैं कि किस तरह से डिसाइड किया जाता है कि कितनी वेजेस मिलनी चाहिए, मेथड्स ऑफ वेज डिटर्मिनेशन। तो इसमें हम ये पढ़ेंगे कि किस तरह से जो वेजेस होती हैं उसको निर्धारित किया जाता है। तो इसके अलग अलग सिद्धांत हैं जो कि जो है अलग अलग अर्थशास्त्रियों द्वारा दिए गए हैं। तो इसमें जो पहला हम पढ़ेंगे वो हो जाएगा मजदूरी का जीवन निर्वाह सिद्धांत, द सबसिस्टेंस थ्योरी ऑफ वेजेस। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया था वो जो प्रकृतिवादी अर्थशास्त्री थे उन्होंने किया था 19th सेंचुरी में, 19वीं शताब्दी में। तो माल्थस जो थे, आपने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में माल्थस के बारे में, उन्होंने भी उनकी जो बुक थी एन एसे ऑन पॉपुलेशन, उसमें इसके बारे में बताया है और कहा है। एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि जो जर्मनी के अर्थशास्त्री थे उन्होंने इस सिद्धांत को मजदूरी का लौह सिद्धांत अथवा ब्रेजन सिद्धांत भी कहा है, द आयरन ब्रेजन लॉ ऑफ वेजेस। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, अगर ऑब्जेक्टिव पेपर है आपका तो पूछ सकता है। और इसे मजदूरी का प्राकृतिक सिद्धांत, नेचुरल लॉ ऑफ वेजेस भी कहा जाता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में ये भी पूछ सकता है आपका। तो यहाँ पर ये रहेगा कि इसमें जो भी मजदूरी दी जा रही है वो इतनी होनी चाहिए जो कि श्रमिकों को उनके जीवन के निर्वाह करने के लिए उपयुक्त हो, मतलब पूरी पड़े, ना तो कम और ना ही ज़्यादा। बहुत ज़्यादा दी जाएगी तो भी वो सही ढंग से कार्य नहीं करेंगे और बहुत कम दी जाएगी तो भी उनका कार्य सही ढंग से नहीं हो पाएगा। तो उनका कहना इतना था कि उतनी मजदूरी दी जानी चाहिए जितना कि उनको जीवन के निर्वाह करने के लिए आवश्यक होगी। तो यहाँ पर इस सिद्धांत की जो आलोचना की गई है तो इस बेसिस पे की गई है कि इस सिद्धांत के अनुसार जीवन निर्वाह का स्तर क्या है ये स्पष्ट नहीं होता, क्योंकि ये नहीं पता चलता है कि क्या एक जीवन को जीने के लिए कितनी एग्जैक्टली अमाउंट की आवश्यकता हो, कि सबकी आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं, तो कितना एक अमाउंट होना चाहिए कि जीवन निर्वाह का स्तर हम डिसाइड कर सकें उसके लिए।
फिर आ जाता है अविकसित देशों में मजदूरी भले ही जीवन निर्वाह के स्तर के बराबर हो, लेकिन विकसित देश के लिए सत्य नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि अविकसित हैं, विकसित हैं, कई तरह की कंट्रीज इस टाइम हैं। उस हिसाब से कोई एक हम जो मुद्दा डिसाइड कर दें या एक जो लेवल डिसाइड कर दें तो सबके लिए इक्वल नहीं होगा, सबके लिए अलग अलग होगा। यहाँ पर ये भी डिपेंड करता है कि किस तरह का व्यवसाय है, किस तरह का बिजनेस है, उसके अकॉर्डिंग भी जो वहाँ पर श्रमिक होंगे उनके भी जीवन निर्वाह का स्तर अलग अलग होगा। फिर आ जाएगा इस सिद्धांत के अनुसार मजदूरी में वृद्धि होने से जनसंख्या बढ़ती है, लेकिन यह सर्वदा सत्य नहीं है। अधिक मजदूरी मिलने से श्रमिकों के रहन सहन के स्तर में वृद्धि होती है, इससे वे अपने परिवार को छोटा रखने की शिक्षा ग्रहण करते हैं। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जीवन निर्वाह के सिद्धांत में चीज़ कही गई थी कि अगर अधिक धनराशि दी जाएगी तो वहाँ पर वो अपने जो उनका जो परिवार है वो उसको बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं होता है कि अगर उनको अधिक धनराशि मिले या वो उनको अधिक वेजेस मिले तो उससे वो अपने परिवार को बढ़ाए। हो सकता है वो उस पैसे को अपने जो संपन्नता है अपनी या अपने जीवन को सुधारने में लगाएं, इम्प्रूव करने में लगाएं। तो यहाँ पर ये भी इसकी एक आलोचना है। फिर आ जाएगा कि ये सिद्धांत इस बात की व्याख्या करने में असमर्थ है कि विभिन्न व्यवसायों में मजदूरी की दरों में विभिन्नता का क्या कारण है। पहले मैंने बताया था कि व्यवसाय जो होते हैं अलग अलग होते हैं, तो उसमें जो श्रमिक कार्य कर रहे हैं उनको दी जाने वाली वेजेस भी अलग अलग होंगी। तो वहाँ पर कैसे डिसाइड करें हम कि जो भी विभिन्नता है उनकी दर क्या होनी चाहिए, क्या रेट अलग अलग सबका होना चाहिए। फिर आ जाएगा कि यह सिद्धांत श्रमिकों की कार्य क्षमता के अनुसार मजदूरी निर्धारित करने के पक्ष में नहीं है। फिर आएगा कि यह सिद्धांत मजदूर निर्धारण में केवल पूर्ति पक्ष पर ध्यान देता है, मांग पक्ष की पूर्णता अवहेलना करता है, क्योंकि यहाँ पर दो पक्ष होते हैं किसी भी चीज़ में कि कितनी पूर्ति हो रही है मजदूरों की। कोई स्थान ऐसा है जहाँ पर मजदूर बहुत कम है तो वहाँ पर जितनी भी वो मजदूरी की डिमांड करेंगे वो आपको देना पड़ेगा अपने बिजनेस को चलाने के लिए। और कोई एक ऐसा स्थान है जहाँ पर अनलिमिटेड, जैसे कि इंडिया है, इंडिया में ह्यूमन रिसोर्स अनलिमिटेड है, तो वहाँ पर क्या रहेगा कि मजदूरी इसीलिए हमारे कंट्री में कम रहती है क्योंकि यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स अनलिमिटेड है, बहुत ज़्यादा है। फिर आ जाएगा सिद्धांत निराशावादी है क्योंकि श्रमिकों की हालत में सुधार करने के लिए कोई उपाय नहीं सुझाता, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ इतना कहा जाता है कि सिर्फ जीवन निर्वाह के स्तर तक ही उनको वेजेस दिया जाए, इसलिए ये नहीं देखता है कि कैसे उनका इस जीवन स्तर को हम सुधारें। इस सिद्धांत का नैतिक औचित्य नहीं है, मोरल जस्टिफिकेशन नहीं देता है। तो यानी कि ये सिद्धांत की जो आलोचना की गई थी इस बेस पर करी गई थी कि ये सिद्धांत एग्जैक्टली ये नहीं बताता कि जो जीवन निर्वाह का स्तर है वो क्या होना चाहिए और अलग अलग व्यवसाय जो होते हैं उनमें अलग अलग विभिन्नता की दरें क्या होंगी और इससे हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो ये हो जाएगी इस सिद्धांत की आलोचनाएं। अब दूसरा सिद्धांत हम देखते हैं जो कि है मजदूरी कोष सिद्धांत, द वेज फंड थ्योरी। नेक्स्ट हो जाएगा मजदूरी कोष सिद्धांत, द वेज फंड थ्योरी। इसके प्रतिपादक जो थे वो J.S. मिल थे। उन्होंने कहा था कि जो मजदूरी का निर्धारण होता है वो दो फैक्टर्स पे होता है, दो तत्वों पे होता है। पहला हो जाएगा चल पूंजी सर्कुलेटिंग कैपिटल अथवा मजदूरी के लिए अलग से रखा गया मजदूरी कोष यानी कि वेजेस फंड, और दूसरा हो जाता है रोजगार चाहने वाले मजदूरों की संख्या, नंबर ऑफ जो पर्सनस हैं यानी कि जो मजदूरी कर रहे हैं, नंबर ऑफ लेबर्स कितने हैं। इन दो चीज़ों पर डिपेंड कर जाता है कि मजदूरी कितनी रखी जाएगी। यानी कि जो भी हमने अलग से एक फंड, एक कोष बनाया है उसी से ही हम मजदूरी का पेमेंट करेंगे, अलग से कोई भी अमाउंट उसमें हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो हम सिर्फ उतने ही मजदूरों को रख सकते हैं या फिर हम उसी के अकॉर्डिंग ही मजदूरी डिसाइड भी करेंगे। इसके अलावा उसमें कोई भी चेंजेस हम नहीं करेंगे, ना तो वृद्धि करेंगे ना ही कमी। तो यहाँ पर जो ये वाला सिद्धांत था वो भी, इसकी भी काफ़ी आलोचनाएं की गई थी, क्रिटिसाइज किया गया था इसे। किस बेसिस पे किया गया था कि जो मजदूरों के अलग रखा गया जो एक वेजेस फंड होता है, या सर ये नहीं बताएगा कि कोष का निर्माण कैसे किया जा रहा है या उसकी रकम कैसे निश्चित की जा रही है, क्योंकि कोई एक परसेंटेज भी तो निश्चित होना चाहिए ना कि हम इतना परसेंट अपने व्यवसाय से अलग कर रहे हैं वेजेस के देने के लिए। फिर आ जाएगा कि मजदूरी को स्थिर नहीं माना जा सकता। आप ये नहीं डिसाइड कर सकते कि हाँ हमने अगर इतना पैसा ही रख दिया है तो उसी, क्योंकि आपका जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे आपके जो लेबर है वो भी बढ़ेंगे, तो वहाँ पर आपको उनकी वेजेस के लिए जो फंड है उसको भी बढ़ाना पड़ेगा। सिर्फ अगर आप वेजेस फंड उतना रख रहे हैं, लेबर बढ़ाते चले जा रहे हैं, तो मजदूरी क्या होगी, घटती जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये सारी क्या हो जाएंगी, इनके जो ये सिद्धांत है इसकी आलोचनाएं। फिर आ जाता है मजदूरी का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत, द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेजेस। एग्जाम में काफ़ी इसी के बारे में ही पूछा जाता है। तो इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वो प्रोफेसर जेम्स ने किया था। ये सिद्धांत जो है वो मजदूरी वितरण के जो सीमांत उत्पादकता सिद्धांत है उसी के जैसा ही है। इसमें क्या रहेगा कि श्रमिक की जो मजदूरी निर्धारित की जाती है वो उसकी सीमांत उत्पादकता पर डिपेंड करती है या उसके बराबर होती है। तो जो सीमांत उत्पादकता है वो कैसे निकलती है कि अन्य सभी साधनों की मात्रा को स्थिर रख दिया जाता है, श्रम की जो वेजेस होंगी उसकी एक यूनिट को बढ़ाया जाता है या फिर उससे घटाया जाता है। उसके बाद ये देखा जाता है कि जो टोटल प्रोडक्शन हुआ है उसमें क्या चेंजेस आए, क्या वृद्धि या कमी हुई है। जितनी वृद्धि या कमी
कमी होती है वही क्या कहलाती है, सीमांत उत्पादन कहलाती है, मार्जिनल प्रोडक्शन कहलाती है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल के तौर पे लें कि एक पेन बनाने का कारखाना है, वहाँ पर 100 मजदूर मिल करके 500 जो है पेन को बनाते हैं। अब मजदूरों की संख्या जब 100 से बढ़ाकर 101 कर दी जाए, यानी कि एक मजदूर को हमने बढ़ा दिया और उत्पादन जो पेन का होगा अब 500 की जगह पर 504 हो गया। यानी कि क्या हुआ, हमने एक मजदूर को बढ़ाया और उत्पादन कितना बढ़ा, 4 पेन का बढ़ा। तो इसका मतलब कहने का ये है कि एक मजदूर की जो सीमांत उत्पादकता है, यानी कि एक मजदूर जो बना रहा है उसकी सीमांत उत्पादकता कितनी है, वो 4 पेन के बराबर है। अब अगर हम इसी के अपोजिट में मजदूरों की संख्या को 100 से घटाकर 99 कर दें, यानी कि एक मजदूर हम अब कम कर देते हैं, तब हम देखते हैं कि जो पेन बनाए जा रहे हैं उसमें 500 से घट करके वो 496 बन रहे हैं। तो 4 पेन कम हो गए। तो अब क्या हो गया, यहाँ पर भी उत्पादकता कितनी निकल के आई, 4 ही पेन निकल के आई। यानी कि जो मजदूरों की जो सीमांत उत्पादकता है वो हो जाएगी 4। तो अब अगर हम कहें कि एक पेन का मूल्य 5 रुपये है, तो जो 4 का पेन होंगे उनकी कितनी प्राइस हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 × 5 कितना हो जाएगा, 20। यानी कि एक मजदूर को जो मजदूरी मिलनी चाहिए वो 20 रुपये मिलनी चाहिए, 20 रुपीज़ मिलनी चाहिए। आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से निकाला गया था। एक बार बढ़ाया गया था तब देखा गया कि 4 पेन ही बढ़े थे, फिर जब हमने एक मजदूर को घटाया तब हमने देखा कि 4 पेन ही घट गए। तो यहाँ पर एक मजदूर कितने बना रहा था, वो 4 बना रहा था। अगर हम एक पेन को हम 5 रुपये में जो है सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम जो 4 पेन है उसकी वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 20 रुपये निकल के आएगी। तो 20 रुपये ही क्या हो जाएगी, मजदूरी हो जाएगी, वेजेस हो जाएगा। आई होप अब आपकी समझ में आ गया होगा कि इसे किस तरह से निकाला जाता है। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि इस सिद्धांत की क्या आलोचनाएं हैं। वैसे तो ये काफ़ी सही लग रहा है कि हाँ, जो उसके एक वैज्ञानिक ढंग है निकालने का, एक मजदूरी निर्धारित करने का, लेकिन इसकी भी कुछ आलोचनाएं की गई थी। किस बेसिस पे की गई हैं कि ये सिद्धांत इस तथ्य की व्याख्या नहीं करता कि मजदूरी की दर पर मजदूरी संघों का किस प्रकार प्रभाव पड़ता है, क्योंकि आज के टाइम में ट्रेड यूनियंस काफ़ी ज़्यादा विकसित हो चुके हैं। हर फैक्ट्री में ज़्यादातर जितने भी मिले हैं औद्योगिक संगठन हैं उन सब जगहों पर, तो वो क्या करते हैं, जो मज़दूर होते हैं उनके ये राइट्स के लिए फ़ाइट करते हैं, लड़ते हैं कि हाँ उनको सही ढंग से कार्य मिले ना मिले, सारी चीज़ों के पर वो उनका सपोर्ट करते हैं। तो आज के टाइम में क्योंकि वो भी अपनी एक डिमांड्स रख रहे हैं, तो वहाँ पर दोनों के बीच में एक समन्वय बनाना, कोऑर्डिनेशन बनाना भी इम्पोर्टेंट होता है, जिसकी बात ये सिद्धांत नहीं करता। फिर आ जाएगा कि ये सिद्धांत पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता पर आधारित है। इनका मानना है पूर्ण प्रतियोगिता क्या होती है कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा जो फ्री कंपटीशन का एरिया रहता है, वहाँ पर वस्तुओं के जो क्रेता हैं और विक्रेता, यानी कि जो परचेस कर रहे हैं और जो सेल कर रहे हैं, वो बहुत ही अधिक मात्रा में होते हैं और फ्री होकर के वो आपस में कंपटीशन करते हैं, वस्तुओं को बेचते हैं। वास्तव में देखा जाए तो पूर्ण प्रतियोगिता पूरी तरह नहीं पाई जाती है। फिर आ जाएगा कि श्रम की सभी इकाइयाँ समरूप नहीं होती, सारी यूनिट ज़रूरी नहीं है कि बराबर ही हो। यहाँ पर कह रहा है क्योंकि मटेरियल जो है, जो पेन बन रहा है वो तो सेम है, लेकिन जो एक व्यक्ति है, ज़रूरी नहीं है सभी की प्रोडक्टिविटी सेम हो सकता है कोई व्यक्ति 3 पेन बना सके, कोई 5 बना ले जाए, वो तो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी इफिशेंसी से वो कितनी स्पीड में कार्य कर पाते हैं। फिर आ जाएगा कि संयुक्त उत्पादन में श्रम की सीमांत उत्पादकता का पता लगाना कठिन होता है। जब मिल के सब लोग कार्य कर रहे हैं तो वहाँ पर मुश्किल हो जाता है ये जानना कि किसने कितना कार्य किया है। फिर आ जाएगा कि श्रम की अतिरिक्त इकाइयों को एक सीमा के बाद बढ़ाया नहीं जा सकता। यह सिद्धांत अल्पकाल में मजदूरी धारक की व्याख्या नहीं करता, श्रमिकों के बीच पूर्ण गतिशीलता नहीं पाई जाती। ये सिद्धांत पूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित है। तो ये कुछ आपके सिद्धांत हैं जो मजदूरी से, वेजेस से रिलेटेड हैं। इन सिद्धांतों की अपनी कुछ मेरिट्स भी हैं, कुछ डिमेरिट्स भी हैं और इसी बेसिस पर इसकी आलोचनाएं भी की गई हैं। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा कि मुद्रारूपी मजदूरी यानी कि मनी वेजेस क्या होती है और रियल वेजेस क्या होती है, साथ ही जो मजदूरी होती है उसके निर्धारण के सिद्धांत कौन कौन से हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि मजदूरी भुगतान की पद्धतियाँ, कि मेथड्स क्या होते हैं वेजेस के पेमेंट के। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।